जय श्री राम बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने केमिस्ट्री में चैप्टर 1 स्टार्ट किया था और उस वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि केमिकल और फिजिकल क्लासिफिकेशन हमने सब्सटेंस का कैसे किया है और उसमें हम लोगों ने सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस के बारे में डिटेल में पढ़ लिया था। याद है कि नहीं? ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, उस क्लासिफिकेशन टेबल्स के और भी टर्म्स को डिफाइन करेंगे। ठीक है, जैसे कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं केमिकल क्लासिफिकेशन में दो टाइप के सब्सटेंस थे, आपको याद होगा उस टेबल में, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। याद है? तो चलो भाई प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं। प्योर सब्सटेंसेस, पहले मुझे फटाफट बता दो। नहीं लिखना कुछ भी नहीं है, आप लिखिए मत। मेरे पास रिटर्न नोट्स हैं इस चैप्टर के, वो पूरा उठा के मैं ग्रुप पे भेज दूंगा। रिटर्न वर्क हम यहाँ करते ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ समझना है। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस मुझे वैसे बताओ होता क्या है, हिंदी में, इंग्लिश में, कोई सी वर्जन में। व्हाट आर प्योर सब्सटेंसेस? सिंगल टाइप का एलिमेंट कंटेन करते हैं जिसमें सिर्फ एक सिंगल टाइप के एटम कंसिस्ट करते हैं। वेरी गुड। मतलब कि प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जिनमें सिर्फ एक सिंगल टाइप का, एक ही टाइप का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है। मैं एटम नहीं बोल रहा, मैं मॉलिक्यूल भी नहीं बोल रहा। एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है, पर होगा एक ही टाइप का। समझ गए? यानी कि क्या मैं बोल सकता हूं, ऑल दो सब्सटेंसेस दैट कंटेन्स ओनली सिंगल टाइप ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। सही है? यानी कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? ऑल दोज substances that are consist of, या that contains भी लिख सकते हो, consists of only single type of constituent particles. Constituent particles, अब ये constituent particles कुछ भी हो सकते हैं। सिंगल टाइप ऑफ एटम भी हो सकता है, सिंगल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल भी हो सकता है, और वो सिंगल टाइप ऑफ आयंस भी हो सकता है। सबको समझ में आ गया? ये होते हैं प्योर सब्सटेंस। क्लियर हो गया? अब जो ये प्योर सब्सटेंस है, ये फर्दर कितने टाइप के होते हैं? प्योर सब्सटेंस फर्दर होते हैं दो टाइप के। मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है, तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, कोई बताएगा मुझे? व्हाट आर एलिमेंट्स? सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस। देखो, अभी मैंने प्योर सब्सटेंस में लिखा था जो सिंगल टाइप ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से बनते हैं, जिसमें एटम, मॉलिक्यूल आयन तीनों आ गए थे। लेकिन अगर मैं स्पेशली ये बोलूं कि वो सब्सटेंस जो सिंगल काइंड ऑफ सिर्फ एटम से बने हैं, उनको क्या बोलते हैं? सबको समझ में आ गया? यानी कि these are the pure substance, these are the, ये प्योर सब्सटेंस ही तो है। these are the pure substances which consist of same type of atoms। इसमें सेम टाइप ऑफ एटम आते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है मेटल्स, जैसे दो Fe। अगर मैं लोहे की बात करूं तो लोहे के अंदर, Fe के अंदर, आयरन के अंदर सारे एटम सेम टाइप के होंगे। क्या इसमें ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर कोई गोल्ड का एटम निकल आए अचानक से, या उसके अंदर कोई कॉपर का एटम आ जाए? आयरन के अंदर सिर्फ आयरन का ही एटम होगा, और एटम ही होगा, मॉलिक्यूल नहीं होगा, आयन नहीं होंगे, ऑक्सीजन का भी नहीं होगा, गोल्ड का भी नहीं होगा, सिर्फ आयरन के ही होंगे। और क्या होंगे? एटम। यानी ऐसे प्योर सब्सटेंस जिसमें सिर्फ एक ही टाइप का एटम होता है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? एलिमेंट। जैसे आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, या फिर मेटलॉइड्स भी ले सकते हो, वगैरह। ठीक है, सबको समझ में आ गया? तो ये होते हैं एलिमेंट्स। अगर मैं बात करूं बच्चों कंपाउंड्स की, तो कंपाउंड्स क्या होते हैं? व्हाट आर कंपाउंड्स? ये भी प्योर सब्सटेंस ही होते हैं, लेकिन ये सेम टाइप के किससे बने होते हैं? मॉलिक्यूल से। समझ में आया? तो इसमें मैं क्या लिखूंगा? These are the pure substances which consist of same types of molecules। इसको हम किसी और लैंग्वेज में लिख सकते हैं बच्चों, कंपाउंड्स को। ठीक है, समझ में आ गया कि इसमें सेम टाइप के मॉलिक्यूल होंगे। पर क्या मैं ये बोल सकता हूँ कंपाउंड वो सब्सटेंस होते हैं जो दो या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप के एटम से जुड़ के बनते हैं? जैसे कि एग्जांपल लेते हैं,
इसका बेस्ट एग्जांपल है वाटर। वाटर प्योर सब्सटेंस इसलिए माना जाता है क्योंकि अगर मैं एक बकेट में पानी भरता हूँ और उसमें कुछ भी हम मिलावट नहीं करते, पानी की, चीनी की, मिट्टी की, शुद्ध एकदम साफ पानी है, तो उस पानी में सारे मॉलिक्यूल किसके होंगे? H2O के। किसी और का मॉलिक्यूल हो सकता है? नहीं, सारे मॉलिक्यूल सिर्फ H2O के होंगे। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये समझ में आ गया कि उसमें सेम टाइप के मॉलिक्यूल होंगे। पर एक मिनट, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को ठीक से देखूं तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कंपाउंड्स वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा टाइप के एटम्स या एलिमेंट्स एक फिक्स रेशियो में केमिकली कंबाइंड होते हैं? मेरी बात समझ में आई सबको? तो इसको और बेटर तरीके से समझने के लिए हम क्या लिख सकते हैं? कंपाउंड्स आर दोज substances या प्योर सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, substances which contains two or more than two types of elements two or more than two types of elements in a fixed ratio and combined chemically। इसके बारे में अभी हम और डिटेल में चर्चा करेंगे कंपाउंड्स के बारे में, लेकिन अभी हम एक छोटी छोटी बेसिक डेफिनेशन लिख रहे हैं, ठीक है? अभी हम कंपाउंड्स के बारे में और थोड़ा डेप्थ में जाएंगे। तो कंपाउंड समझ में आ गया, जैसे CO2 हो गया, CH4 हो गया, H2O हो गया, एक्सेट्रा। ये सारे क्या है बच्चों? कंपाउंड्स। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? इसके बाद चलते हैं आगे। कंपाउंड्स फर्दर कितने टाइप के होते हैं? देखो, एलिमेंट्स का अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो एलिमेंट्स तीन टाइप के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। ये तुम लोग इस पीरियोडिक टेबल में भी देख सकते हो। ये पीरियोडिक टेबल सबने देखा है, इसके अंदर मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स तीनों हैं। ये सारे एलिमेंट्स हैं, देखो ये लिखा है ना एलिमेंट्स, तो ये सारे एलिमेंट ही तो हैं, तो इसका मतलब ये सारे प्योर सब्सटेंस है, इनके अंदर सेम टाइप के एटम पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम कंपाउंड्स की बात करें तो जरा सोचो, ये जो H2O है तो उस पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के तो बनाया है, समझ में आया? अब तुम्हें लग रहा होगा सर जब ये मिल गया है, मिला के बनाया है तो मिक्सचर हुआ, बट नहीं, मिक्सचर इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज अभी हम पढ़ेंगे। मिक्सचर इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो ये केमिकली कंबाइंड है, ऊपर से ये फिक्स रेशियो में कंबाइंड है, और ये एक न्यू सब्सटेंस बन के आ जाता है। समझ में आया? बाकी जब हम मिक्सचर और कंपाउंड का डिफरेंस टेबल पढ़ेंगे तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा कंपाउंड्स क्या होते हैं। कंपाउंड्स फर्दर कितने टाइप के होते हैं बोलो? इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं? अच्छा, एलिमेंट्स भी तीन टाइप के हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। उनको डिफाइन करने की जरूरत तो नहीं है। अच्छा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं? देखो, इसके बारे में अगर हम बहुत ज्यादा टाइम लगा देंगे ना इसमें तो कोई नतीजा हासिल नहीं होगा। कुछ ऐसा है नहीं कि एग्जाम में ये डेफिनेशन पूछेगा ही पूछेगा, बट फिर भी बेसिक आइडिया होना चाहिए। हम बेसिक आइडिया पे चर्चा कर रहे हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो हमें अर्थ से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं। समझ में आया? जैसे कि माइन से, जमीन के नीचे से, अर्थ से, सी से, समुद्र से। समझ में आ गया? तो इनको बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो these compounds are obtained from non-living sources such as earth or sea या mine etc। जैसे छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, NaCl समुद्र से मिलता है, इनऑर्गेनिक है, समझ गए? जैसे कि Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड या Fe3O4, समझ गए? HCl, ये सारे क्या, HCl को छोड़ दो, H2SO4 ले लेते हैं। तो ये सब क्या है? ऐसे कंपाउंड है जो इनऑर्गेनिक है। ये हमको कहीं ऐसे सोर्स से नहीं मिलते जो लिविंग बीइंग हो। तो नॉन लिविंग सोर्सेज से, अर्थ से, नेचर से, एटमॉस्फेयर से जो मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो अभी तुम लोगों को शायद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अंदाजा नहीं होगा क्योंकि अभी तुम लोग नए 11th में आए हो।
वरना 11th और 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमको पढ़नी। 10th क्लास में तुम लोगों ने चैप्टर 4 पढ़ा था ना, कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन से कितने सारे कंपाउंड बने थे, वो सारे फंक्शनल ग्रुप, और कार्बन से जो भी चेन बनती थी, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, एक्सेप्ट, वो सारे कंपाउंड इसमें आते हैं। यानी हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले जितने भी कंपाउंड होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स, उनको हम हाइड्रोकार्बन्स भी कहते थे, वो सारे इसके अंदर आते हैं। समझ गए? तो वो तो एग्जांपल में लिख देंगे, बट अगर मैं कहूँ कि होता क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो हम इसमें ये बोलेंगे, these are the compounds that can be obtained from living sources। अब मैंने यहां पर कैन भी लिखा है, ऐसा इसलिए क्योंकि जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शुरू में लोग डेवलप कर रहे थे, उस समय ये लगता था कि ये सिर्फ लिविंग सोर्सेज से ही मिलते हैं, इन्हें हम लैब में नहीं बना सकते, ऐसा पहले इनको लगता था। बट बाद में केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस करके, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके पता चला अचानक से, अरे ये तो हम लैब में बना सकते हैं। तो इसीलिए फिर हमने एक अलग ही ब्रांच बना दी, इसकी बहुत सारे हमें कंपाउंड्स मिले। बट अभी भी मैंने इसीलिए लिखा है कैन भी, हम इसे प्राप्त कर सकते हैं ऑर्गेनिक सोर्सेज से। जैसे एग्जांपल लेते हैं, चींटी के अंदर क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला पता है किसी को? नहीं पता? तो मीथेनोइक एसिड का तो पक्का ही पता होगा। देखो, मीथेन में एक कार्बन होता है, मीथेनोइक एसिड OOH, खत्म। समझ में आ गया? तो इसका सोर्स क्या है? आंट। तो चींटी जो डंक मारती है, काटती है, सूख जाता है, या बी स्टिंग, बी स्टिंग में भी यही होता है, फॉर्मिक एसिड। समझ में आ गया? ऐसे और भी बताओ, कुछ और पता है जो ऑर्गेनिक सोर्सेज से? विनेगर, एसिटिक एसिड। समझ में आ रहा है? और बताओ। है टार्टरिक एसिड, वेरी गुड, टी के अंदर होता है। और इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैं नहीं लिखना चाह रहा, क्योंकि जनरली उसको हम लोग ना मिनरल एसिड्स में ही काउंट करते हैं। एल्कोहल लिख सकते हैं बच्चों, एल्कोहल CH3OH, मतलब कि ROH का, R फॉर कार्बन चेन एंड उसमें OH जुड़ा होता है। समझ में आ गया? तो ये हमें नेचर से, हाँ कह सकते हैं नेचर से, लिविंग बीइंग या लिविंग सोर्सेज से मिलते हैं। जैसे खट्टी चीजें होती हैं, जैसे कि सिट्रिक फ्रूट जितने भी होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स जितने भी होते हैं, उन सबके अंदर क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है। आई होप समझ में आ गया होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है? तो ये सारे कंपाउंड्स जो हमें नेचर से मिलते हैं, वो सारे किसमें काउंट होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड में। इसके बाद हमारा ये वाला टॉपिक खत्म हो जाता है, प्योर सब्सटेंस। इसके अंदर एलिमेंट हो गया, कंपाउंड हो गया, कंपाउंड के टाइप्स हो गए, एलिमेंट्स के टाइप हो गए, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। इसके बाद चलते हैं आगे, प्योर सब्सटेंस के बाद आता है मिक्सचर। तो मिक्सचर से स्टार्ट करते हैं, मैं इसको रब कर देता हूँ, पॉज करने से। तो प्योर सब्सटेंस का भी क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया, उसके बारे में समझ लिया। अब हम आ रहे हैं मिक्सचर के ऊपर। देखो, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर बिल्कुल अलग अलग है, ऑपोजिट है एक दूसरे के। प्योर सब्सटेंस मतलब प्योर, उसमें मिलावट नहीं है, और मिक्सचर के नाम से समझ में आ रहा है कि दो या दो से ज्यादा चीजें मिलाई गई हैं। ठीक है? तो अब हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं बच्चों मिक्सचर्स के बारे में। कोई मुझे बताएगा मिक्सचर क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स or compounds which are not chemically combined and they are combined in any ratio। ठीक है? उन्हें हम किसी भी रेशियो में मिला सकते हैं, वो केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं। और तो और जो चीजें मिलाई गई हैं, जिनको हम कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर बोल रहे हैं, वो सभी अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते। एक एग्जांपल दूं, सूजी का हलवा खाया है, सूजी का हलवा खाया है, क्या क्या पड़ता है जल्दी बताओ? सूजी, पानी, घी, चीनी, और बताओ काजू, बादाम, ड्राई फ्रूट्स, इसके अलावा कुछ पड़ता है? ऊपर से गरी छील के डाल देते हो। अब क्या इसको मिक्सचर मान सकते हैं? हाँ, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। अब जरा सोच के देखो, किसी भी कंपोनेंट की आइडेंटिटी लूज हुई, क्या आपको खाने में सूजी का स्वाद आ रहा है? हाँ। पानी डाला था तो थोड़ा लिक्विड मीडियम हो गया है, वो थोड़ा इवेपोरेट भी हो गया। चीनी का स्वाद आ रहा है,
काजू बादाम गरी का आ रहा है, घी की खुशबू भी आ रही है। अच्छा, क्या ये केमिकली कंबाइन हो गए? नहीं। क्या कोई नया सब्सटेंस बना? नहीं। और क्या हम इसको किसी भी रेशियो में मिला सकते हैं? हाँ, कितनी भी चीनी डाल दो, कितना भी काजू डाल दो। कोई बोल रहा है कि काजू इसी रेशियो में मिलाना है वरना मिक्स नहीं होगा। समझ में आ गया? मेरे ख्याल से मिक्सचर समझ में आ गया होगा। अच्छा, क्या इसका एक और एग्जांपल चाय नहीं है? चाय टी, कोई कम चीनी डालता है, कोई ज्यादा चाय पत्ती डालता है, कोई दूध ज्यादा डालता है, किसी भी रेशियो में डाल दो, सब कंपोनेंट्स की आइडेंटिटी एज इट इज रहती है। अब समझ में आ गया मिक्सचर क्या होता है? तो मुझे एक ही लाइन में एक अच्छी सी डेफिनेशन बता दो मिक्सचर की। क्या मैं ये बोल सकता हूँ मिक्सचर आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच आर मेड बाय which are consist of two or more than two elements or compounds which are mixed in which can be mixed in any ratio and they do not combine chemically to form a new substance. do not लगा दिया है मैंने पहले से। क्लियर हो गया? तो चलो भाई लिख देते हैं एक बार जल्दी से। Mixtures are those substances in which या in which की जगह which consists of हम ये लिख सकते हैं which consists of two or more than two element or compounds in any ratio and these components ये जो दो या दो से ज्यादा चीजें मिला रहे हैं इनको components बोलते हैं and these components do not combine chemically to form a new substance। और कोई जरूरी नहीं है कि एक ही लाइन में पूरी डेफिनेशन लिख दो, आप छोटे छोटे पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। जैसे मैं इसमें पॉइंट ऐड करने जा रहा हूं, ईच component of a mixture do not lose its identity। या हम ये भी लिख सकते हैं कि नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। वैसे तो वो इंक्लूड हो गया है, फिर भी ये इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, लिख देता हूं नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। एग्जाम्पल में क्या लिखोगे? एयर। अब तुम लोग कहोगे कि सर एयर में नाइट्रोजन तो 78% है, ऑक्सीजन 21 है। वो है, तो जो है वो हम पढ़ रहे हैं, बट एक्चुअली वो ऊपर नीचे होता रहता है। तुम्हें पता होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? तो एयर भी एक तरीके का मिक्सचर ही है, होमोजीनियस मिक्सचर है। अच्छा, अभी मैंने एक और एग्जांपल तुमको दिया था टी, जैसे कि सूजी का हलवा, पर वो अभी मैं लिख नहीं सकता, पर समझ गए ना? और बताओ मिक्सचर का एग्जांपल। बच्चों तुम लोग घर में मिक्स दाल खाते हो, सबके घर में बनती है। उसमें हम लोग अरहर की, मूंग की, सारी दालों को इक्वल अमाउंट में लेके मिक्स कर देते हैं। क्या वो मिक्सचर नहीं है? और जरूरी नहीं कि इक्वली लेनी है, कोई ज्यादा पसंद है वो ज्यादा ले लो, तो दैट इज आल्सो अ मिक्सचर। सबको समझ में आ गया? ठीक है, हाँ बोलो। ब्लड कोलॉइड में आ जाएगा। हाँ ठीक है, हाँ बट मिक्सचर तो फिर भी है। हाँ बिल्कुल सही है, ब्लड आ जाएगा इसमें, हमारा सॉल्ट वाटर आ जाएगा, या शुगर सॉल्यूशन आ जाएगा, ये सारे हमारे मिक्सचर हैं। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब मुझे ये बताओ बच्चों, मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं? फर्दर मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस और हेटेरोजेनियस। बच्चों क्यों ना एक डिफरेंशियल बना के इसको खत्म कर दें यहीं पे। तो टाइप्स ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर्स अलग अलग डिफाइन करने से अच्छा है मैं इसको ना एज अ डिफरेंस टेबल के फॉर्म में बना रहा हूँ। और इधर लिख देते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, और यहाँ पे लिख देते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब मुझे फटाफट बताओ होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है?
देखो दिमाग में अगर एग्जांपल रहेगा ना तो डेफिनेशन कोई भी लिख देगा। होमोजेनियस मिक्सचर का बेस्ट एग्जांपल है शुगर सॉल्यूशन। सही है गलत है? तो पानी में जो हम चीनी मिला रहे हैं वो शुगर सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर है। एक ऐसा मिक्सचर जो कि यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन वाला होता है उसको हम बोलते हैं। अब यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन का मतलब पता है क्या होता है? मतलब कि चीनी पूरे गिलास के अंदर इक्वल अमाउंट में सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। ऐसा नहीं है कि नीचे ज़्यादा मीठा है ऊपर कम मीठा है, ऐसा नहीं है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। स्टेटमेंट तो बना लोगे ना इससे, और यहां पर हम क्या लिखेंगे? नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, क्योंकि इसका भी एक एग्जांपल दिमाग में रखो। आपने पानी में मिट्टी मिला दी है, अब आप पानी में मिट्टी चम्मच से कितनी भी घुमा लो वो सारी नीचे बैठ जाएगी। और जब वो नीचे बैठ जाएगी तो जरा सोच के देखो, नीचे उसका कॉम्पोजिशन ज्यादा है, क्वांटिटी ज्यादा है, और ऊपर पानी में तो मिट्टी है ही नहीं, तो क्या वो यूनिफॉर्म है? नहीं, इसीलिए नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है। और बताओ बच्चों, इसमें विजिबल बाउंड्री नहीं होती। विजिबल बाउंड्री, ऑयल इन वाटर डालने। वेरी गुड, नो विजिबल बाउंड्री, नो विजिबल बाउंड्री। आप पानी में चीनी मिलाओगे तो कोई पानी और चीनी में कोई बाउंड्री दिखती नहीं है, देयर इज अ विजिबल बाउंड्री। और बताओ, हाँ ये स्टेबल होते हैं। स्टेबल मतलब मैं लिख सकता हूँ डू नॉट सेटल डाउन, डू नॉट सेटल डाउन, जबकि ये होते हैं अनस्टेबल या नॉन स्टेबल। तो अनस्टेबल लिख देते हैं यार, नॉट अनस्टेबल, नॉट स्टेबल, यानी कि ये सेटल डाउन हो जाते हैं। हाँ जी बोलिए। जस्ट मिक्स होते हैं, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। हाँ, Path of daylight is not visible. क्या मैं बोल सकता हूँ ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते जबकि ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस मिक्सचर शोज, इट शोज, सॉरी इट डू नॉट शो, डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, जबकि ये इट शोज टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट का मतलब होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट को क्या कर देता है? ये स्कैटर कर देता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। या आप ये भी बोल सकते हैं कि पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल थ्रू इट, पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल थ्रू इट, थ्रू दिस मिक्सचर। ठीक है, अच्छा क्या हम इसको सेपरेट कर सकते हैं इजीली? नहीं, कैन नॉट बी सेपरेटेड इजीली, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। जबकि हम इसको इजीली सेपरेट कर सकते हैं, इजीली सेपरेबल कंपोनेंट्स। और बताओ, इसमें पार्टिकल का साइज इतना छोटा होता है होमोजेनियस में कि हम उसे आंखों से देख नहीं सकते। कैन नॉट सी द पार्टिकल्स बाय नेकेड आइज। और जबकि इसमें पार्टिकल्स आर लार्ज इनफ टू सी। और कोई पॉइंट ऐसा जो बच गया? आपसे दिख सकते हैं और ये नहीं दिख सकते, वो इसी के अंदर आ जाएगा। और कोई पॉइंट अगर रह गया तो बताओ बच्चों। Size mention करना है। नहीं उतना डेप्थ में नहीं जाना है, वो तो 9th के सिलेबस में था ना कि पार्टिकल का साइज बताओ, बट अगर आपको पता है तो बता सकते हो। I think 1 nanometer and above उसका होता है 100 1 नैनोमीटर और ये 100 वॉट माइक्रोमीटर, नहीं नैनोमीटर ही होगा। हाँ ठीक है, गुड। और बताओ बच्चों, इसको हम लोग शॉर्ट में सॉल्यूशंस भी बोल देते हैं, सॉल्यूशंस। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सस्पेंशन।
क्योंकि पार्टिकल इसमें सस्पेंडेड रहते हैं। समझ गए? मेरे ख्याल से इतना काफी है मिक्सचर के लिए। मिक्सचर खत्म हो गया। अब इसके बाद बच्चों एक बात याद रखना, एग्जाम में ये लोग कई बार मिक्सचर और कंपाउंड का डिफरेंस टेबल भी पूछ लेते हैं, क्योंकि बच्चों को लगता है कि कंपाउंड तो एलिमेंट से रिलेट करता है तो उन दोनों में डिफरेंस आएगा, और मिक्सचर के अंदर आएगा तो इन दोनों का आएगा। बट वो क्या करते हैं, मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस पूछ लेते हैं। तो इसीलिए इन दोनों के बारे में पता होना जरूरी है, क्योंकि बच्चों को लगता है कि मिक्सचर भी दो चीजों से मिलकर बना है, कंपाउंड भी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट और कंपाउंड से मिलकर बना है, सॉरी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना है। तो उनको लगता है ये दोनों कहीं सेम तो नहीं है। तो वो फर्क बच्चे के दिमाग में क्लियर है या नहीं, उसके लिए वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना और लिख लेना। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। चलो भाई शुरू करते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं मिक्सचर्स और यहां पर मैं लिख देता हूं कंपाउंड्स। ठीक है? अब बताओ मिक्सचर क्या होते हैं। अब मैं पूरी डेफिनेशन दोबारा नहीं लिखने वाला। मिक्सचर के बारे में हमें क्या पता है? नो केमिकल कॉम्बिनेशन, नो केमिकल कॉम्बिनेशन। आप इसको पूरा स्टेटमेंट ये लिखोगे, द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर डू नॉट कंबाइन केमिकली। सही है? और यहां पर क्या हो रहा है बच्चों? केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है? केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है? और बताओ, इसमें हम जब कंपोनेंट्स को मिलाते हैं तो उसमें कोई फिक्स रेशियो नहीं होता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दिमाग में चाय ले लो, चाय इज द बेस्ट मिक्सचर, और कंपाउंड्स में ले लो वाटर, जिसमें H और O को मिलाया हुआ है। ठीक है? तो यानी कि components of mixture are not present in a fixed ratio। और जबकि यहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या एलिमेंट्स, हम यहां पर एलिमेंट्स लिखेंगे सीधा, एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ए फिक्स्ड रेशियो। ठीक है? और बताओ, यहां पर कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। क्या चाय कोई नया सब्सटेंस है? नहीं। अगर सच में चाय एक नया सब्सटेंस है ना भाई, तो ऐसे तो मैं बहुत सारे नए सब्सटेंस बना सकता हूँ। मैं कुछ भी मिला देता हूँ जो मेरे मन में आ रहा है। मिट्टी ले ली, दाल ले ली, चीनी ले ली, लोहे का चूरा ले लिया, सबको मिला दो दुनिया में और नए नए सब्सटेंस बना दो। तो वो सब्सटेंस थोड़ी ना है। सब्सटेंस तब कहलाएगा जब उसकी खुद की कोई प्रॉपर्टी होगी। यहाँ तो इन सब की प्रॉपर्टी एज इट इज रहती है, कंपोनेंट की प्रॉपर्टी तो लूज हुई नहीं। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। और जबकि यहां पे न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। बच्चों एक बात बताओ, अगर सच में दो चीजें मिलके एक नई चीज बन रही है, क्या ये केमिकल रिएक्शन नहीं है? क्या ये केमिकल चेंज नहीं है? तो क्या मैं बोल सकता हूं केमिकल रिएक्शन अकर्स या टेक्स प्लेस, जो भी इंग्लिश तुम्हें अच्छी लगे, जबकि यहां पे नो केमिकल रिएक्शन। जब कोई केमिकली कंबाइन हो ही नहीं रहे तो केमिकल रिएक्शन हो ही नहीं रहा। जैसे आपने दालों को मिक्स कर दिया तो केमिकल रिएक्शन थोड़ी हुआ है, वो तो बस एक उसमें मिक्स हो गई आपस में। ठीक है? अच्छा, इसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते, यानी कि कंपोनेंट्स of mixture do not lose their identity। और जबकि यहां पे क्या होता है, जिन दो एलिमेंट्स को आपने कंबाइन करा है
उन दोनों की प्रॉपर्टी लूज हो जाती है और वो जो नया सब्सटेंस बना है वो अपनी खुद की कुछ नई प्रॉपर्टी लेकर के पैदा होता है, बनता है। इसका मतलब ये हुआ एलिमेंट्स लूज देयर आइडेंटिटी आफ्टर कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, ठीक है। आफ्टर कॉम्बिनेशन elements lose their identity and new compound has its own new properties different from elements, इसका मतलब समझ में आया? जो नया सब्सटेंस बनेगा उसकी खुद की नई प्रॉपर्टीज होंगी और वो प्रॉपर्टीज उन एलिमेंट से बिल्कुल अलग होगी जिनसे मिलकर वो बना है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन को ले लो। बच्चों हाइड्रोजन बहुत अच्छे से जलता है, यानी कि ये बहुत अच्छा कंबस्टिबल सब्सटेंस है, बोलो हाँ। तुम लोगों को इतना तो पता ही होगा, 10th क्लास में तुमने बहुत सारी एक्टिविटीज करी है एनसीईआरटी में। किसी टेस्ट ट्यूब से हाइड्रोजन गैस निकल रही है या नहीं, कैसे पता चलता है? आप माचिस जलाते हो तो पॉप पॉप साउंड के साथ बर्न होता है, अच्छा फ्यूल है, फ्यूल नहीं होगा, मतलब कंबस्टिबल सब्सटेंस है, अच्छा जलता है। अच्छा, ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो उसका कोई आग से या जलने से रिलेशन है? हाँ, सपोर्टर ऑफ कंबशन है, सपोर्टर ऑफ, यानी इसके बिना ही आग जलेगी नहीं, इसके बिना तो आग जलेगी ही नहीं। लेकिन जब मैंने इन दोनों को प्लस किया, क्या बना बच्चों? ये क्या है? ये तो आग का दुश्मन है, यानी कि दुश्मन को क्या बोलते हैं बच्चों? एनिमी। ये लो एनिमी लिख देता हूं, एनिमी ऑफ कंबशन। तो ये दोनों कौन थे? ये दोनों थे एलिमेंट। ये कौन है? ये है कंपाउंड। तो जो कंपाउंड है उसकी प्रॉपर्टीज क्या एलिमेंट से मैच हो रही है? नहीं। और इसके अंदर दोनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज गायब हो गई, अपनी खुद की प्रॉपर्टीज लेकर पैदा हुआ है, समझे कि नहीं? क्या इस मिक्सचर्स में से हम उसके कंपोनेंट्स को इजीली अलग कर सकते हैं? हाँ, यानी कि components of mixtures can be separated easily by physical methods, जैसे छोटे से एग्जांपल देता हूं, जैसे चाय है और किसी ने मुझसे कहा कि इससे सारी चीजें अलग करके दिखाओ, तो सबसे पहले उसको छन्नी में छान लो, चाय पत्ती अलग हो गई, ठीक है। फिर उसमें से उसको धूप में रख दो, पानी निकल गया, दूध भी एक हद तक वो जम जाएगा, कुछ बन जाएगा वाइट वाइट सा, और फिर तुम्हें पता होगा कि चीनी भी साइड साइड में जम जाएगी। जैसे कि पानी और नमक को अलग करते कैसे हैं? इवेपोरेट करा के नमक जम जाता है ना साइड में, वैसे अलग हो जाएगा। या फिर ऐसे ही अगर मान लो जितनी भी चीजें तुम मिला रहे हो उनको हम कुछ ना कुछ मेथड से, तरीके से, फिजिकल मेथड से अलग एक बार को कर सकते हैं। जैसे आप खाना खा रहे हो और आपको उसमें मिर्च अच्छी नहीं लग रही है, तो मिर्च को कैसे अलग करते हो? कर रहे हो ना उस मिक्सचर में से अलग। तो कहीं ना कहीं कोई मेथड है, फिजिकल इजी मेथड है, बट यहाँ पे हम एलिमेंट्स को वाटर में से अलग कर लेंगे, कर तो सकते हैं, पर लेकिन वो कोई इजी मेथड नहीं है, वो फिर एक अपने आप में नया केमिकल रिएक्शन है। पानी के अंदर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में से अलग कर लोगे? नहीं कर सकते ना, इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से हो जाता है, बट फिर वो इजी मेथड नहीं है ना। और फिर ये तो चलो इजी कंपाउंड है इसलिए अलग कर लिया, वरना कुछ और कंपाउंड मैं दूं और कहूं इसमें से सब कुछ अलग करो, तो वो इजी टास्क नहीं है। यानी कि क्या? इरिवर्सिबल रिएक्शन। हाँ, इरिवर्सिबल है, कह सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, एलिमेंट्स ऑफ अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड समझते हो ना, जैसे छानना, इवेपोरेट करना, तो सबसे नहीं होगा। हाँ, केमिकली कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई और पॉइंट रहता है अगर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है तो बताओ बच्चों। ठीक है, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं थोड़ा सैड हो जाता हूं।
और नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।